डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल एंड फैसिलिटेटिंग रिमोट लर्निंग, यानी कि डीएफएस एंड एफआरएल। तो डीएफएस और एसआरएल क्या है, इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के द्वारा दिनांक 25/11/2020 को एक पत्र जारी किया गया। तो ये जो पत्र जारी किया गया, इस पत्र के आलोक में अभी फ़िलहाल सभी प्रखंड के शिक्षकों को डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस संदर्भ में जो भी सूचना अभी इस पत्र के माध्यम से उपलब्ध है, उस सूचना को मैं शिक्षकों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो शिक्षक ध्यान देंगे, इस लेटर के हेडिंग को ध्यान दीजिए। लिखता है समग्र शिक्षा अभियान पश्चिमी सिंहभूम। पत्रांक और दिनांक ऊपर में नहीं है, लेकिन बाद में ज्ञापांक दिनांक दिया हुआ है। ज्ञापांक TRG 07/2020-1287 और दिनांक है 25/11/2020। विषय है शिक्षकों के लिए डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल एंड फैसिलिटेटिंग रिमोट लर्निंग, और प्रसंग है राज्य कार्यालय का पत्रांक 1368 दिनांक 26 अगस्त 2020। यानी कि अगस्त महीने के अंत में ही कुछ ऐसा निर्णय लिया गया था कि डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल की ट्रेनिंग शिक्षकों को दी जाएगी। तो चलिए मैं इस लेटर को पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि कोविड-19 अवधि में विभाग द्वारा बच्चों के लिए DigiSath ऑनलाइन शिक्षण का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये तो हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि DigiSath अभी चल रहा है। कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षकों के लिए डिजिटल कंटेंट पर आधारित उन्मुखीकरण का कार्य डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल एंड फैसिलिटेटिंग रिमोट लर्निंग के नाम से किया जाना है। यानी कि एक ओरिएंटेशन कोर्स होगा शिक्षकों के लिए। ओरिएंटेशन कोर्स किस चीज़ पर होगा? वही डिजिटल कंटेंट को लेकर होगा, कि डिजिटल कंटेंट को शिक्षक समझ पाएँ। इसके तहत शिक्षकगण बच्चों को प्रभावी एवं रुचिकर शिक्षा प्रदान करने की दिशा में तकनीकी रूप से स्वयं को सक्षम बनाने का कार्य कर सकेंगे। देखिए, शिक्षक जो हैं अपने अपने विषयों के ज्ञाता हो सकते हैं और हैं भी, लेकिन तकनीकी रूप से सारे शिक्षक जो हैं वो सक्षम नहीं हैं आज के कोविड-19 के समय में ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा देने के संदर्भ में। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि इसके तहत शिक्षकगण बच्चों को प्रभावी एवं रुचिकर शिक्षा प्रदान करने की दिशा में तकनीकी रूप से स्वयं को सक्षम बनाने का कार्य करेंगे। पूर्व से भी शिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए निष्ठा नाम से दीक्षा पोर्टल पर शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। तो हम लोग जान ही रहे हैं, दीक्षा पोर्टल पर हम लोग निष्ठा के कोर्स भी कर रहे हैं और TPD के कोर्स भी हम लोग कर रहे हैं। निष्ठा ऑनलाइन शिक्षण में आंशिक रूप से ही तकनीकी पहलुओं का समावेश किया गया है। तो निष्ठा के जो कोर्स हम लोग कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन जो कर रहे हैं हम लोग या TPD कर रहे हैं, तो उसमें भी डिजिटल मतलब अवेयरनेस तो है। तो डिजिटल कंटेंट को हम लोग एक प्रकार से पढ़ पा रहे हैं, लेकिन उसको बनाया कैसे गया है और बनाने वाले कैसे बनाए हैं वो सब अभी हम लोग नहीं जानते हैं। डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण की विधा को और अधिक प्रभावी एवं कारगर बनाने के लिए ही शिक्षकों के लिए डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल एंड फैसिलिटेटिंग रिमोट लर्निंग प्रशिक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है वही जो मैंने आपको बताया, DFS एंड FRL। ठीक है। इस शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रथम चरण में 4 मॉड्यूल का निर्धारण किया गया है, जो निम्नवत है। देखिए 4 मॉड्यूल है आपके पत्र में। देखिए ठीक नीचे की ओर आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बावजूद आप सुन लीजिए। वैसे ये लेटर जो है व्हाट्सएप पे उपलब्ध है, वहाँ से भी आप उसको देख के पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो उसमें देखिए 4 मॉड्यूल है। क्या क्या मॉड्यूल है? सबसे पहले लिखा हुआ है लाइव वेबिनार बेस्ड टीचिंग।
देखिए बेस्ट यहाँ जो लिखा हो बेस्ट नहीं होगा, BASED, बेस्ट होगा, आधारित जिसको कहते हैं, लाइव वेबिनार आधारित शिक्षण, लाइव वेबिनार बेस्ड टीचिंग, ये पहला है। दूसरा है सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्किल ऑफ कंसर्न, ये दूसरा है मॉड्यूल। तीसरा मॉड्यूल है ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट लीडिंग टू SWOT, SWOT। और चौथा है होम बेस्ड मिनी प्रोजेक्ट। तो प्रथम पेज में जो लेटर का पहला पेज है उसमें इतनी सारी बातें दी गई है। अब आगे देखते हैं कि और क्या है इसमें। तो शिक्षक साथियों आप देखिए पेज नंबर 2 पे पत्र जो है हमारा 1287 नंबर लेटर 25/11/2020 का, उसके पेज नंबर 2 पे देखिए, जिला एवं प्रखंड स्तर पर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए चिन्हित शिक्षक मास्टर ट्रेनरों के द्वारा जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के मार्गदर्शन में एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के मार्गदर्शन में शिक्षकों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बावजूद इसके मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनते जाइए। तो इसमें लिखा हुआ कि जो मास्टर ट्रेनर का जो प्रशिक्षण होगा वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के नियंत्रण में, और उसके बाद जो अन्य शिक्षकों का होगा प्रखंडों में वो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और जो हमारे BPO होते हैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, उनके मार्गदर्शन में होगा। सर्वप्रथम मास्टर ट्रेनरों को शीघ्र ही चिन्हित मॉड्यूल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी जो 4 मॉड्यूल की बात हमने की उन चारों मॉड्यूल पे मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद दिसंबर के द्वितीय सप्ताह से, देखिए पहला सप्ताह में आज तो हो गया 3 तारीख हो गया, मतलब द्वितीय सप्ताह, मतलब बहुत जल्दी उस समय आने वाला है। द्वितीय सप्ताह से प्रखंड स्तर पर मास्टर ट्रेनरों एवं शिक्षकों के PLC का निर्माण कर शिक्षकों का समूह तैयार करते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बहुत सारे CRC में जो हैं बना लिया गया होगा PLC ग्रुप, और जहाँ नहीं बनाया गया होगा तो बनाया जा रहा होगा अभी। चलिए, इस प्रशिक्षण में प्रत्येक शिक्षक को सप्ताह में 3 दिन 2-2 घंटे, ध्यान दीजिएगा, इस प्रशिक्षण में प्रत्येक शिक्षक को सप्ताह में 3 दिन 2-2 घंटे, सप्ताह में 6 घंटे, माने टोटल 6 घंटे का प्रशिक्षण प्रथम चरण में दिया जाएगा। ठीक है, सप्ताह में 3 दिन। अब वो 3 दिन कौन से निर्धारित होंगे तो पता चलेगा बाद में, और कुल घंटों की संख्या होगी 6। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण से संबंधित अवधारणा एवं मास्टर ट्रेनरों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। कृपया अपने अपने प्रखंड में अवधारणा पत्र के अनुरूप प्रशिक्षण से संबंधित सभी तैयारी करना सुनिश्चित किया जाए। अनुलग्नक में अवधारणा पत्र भी है और मास्टर ट्रेनरों की सूची भी है। तो चलिए हम लोग थोड़ा अवधारणा पत्र को हम लोग देखते हैं कि अवधारणा पत्र में क्या चीज़ है। तो चलिए अब पेज नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। शिक्षक साथियों देखिए, हमारे पास अभी प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का निर्माण एवं संचालन की प्रक्रिया का अवधारणा पत्र है। देखिए आपको स्पष्ट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप स्पष्ट सुन तो जरूर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, और आवश्यकता अनुसार जहाँ जरूरी होगा मैं समझाते भी चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले पृष्ठभूमि लिखा हुआ है। तो पृष्ठभूमि में क्या है, वैश्विक महामारी कोरोना से कोई भी संस्थान, विभाग, समुदाय आदि अछूता नहीं रहा। अगर इसके दुष्परिणामों को केंद्र में रखकर विश्लेषण करने पर पाते हैं कि शिक्षा विभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। बिल्कुल हुआ है शिक्षा विभाग। लॉकडाउन के शुरुआती चरण में ही सुरक्षात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिया गया, आज भी बंद है। शिक्षकों का सेवाकालीन एवं अन्य प्रशिक्षण और अन्य क्षमता वर्धन से संबंधित गतिविधि को रोक दी गई है, रुकी हुई है। जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के काम करने के तौर तरीकों में भी व्यापक बदलाव देखने को मिला। ठीक है, बहुत सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। उन्हें रोस्टर व्यवस्था का पालन करते हुए ऑनलाइन कार्य करने हेतु निर्देश दिए गए। सभी बात समझ में आ गई होगी। विद्यालय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षक बच्चों को डिजिटली सहयोग करने में असहज महसूस कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। आज भी देखिए बहुत दिक्कत होता है, जैसे बहुत सारे शिक्षकों को, कि वो डिजिटल कंटेंट को मतलब या तो समझ भी नहीं पा रहे हैं, या तो उसको बच्चों तक भेजना या फिर डिजिटली बच्चों को समझा पाने में थोड़ा अपने आप को असहज महसूस करते हैं।
वे लॉकडाउन में बच्चों के लिए कुछ बेहतर करना चाहते थे, लेकिन डिजिटली उन्मुखीकरण का अभाव होने के कारण, उन्मुखीकरण माने ओरिएंटेशन, डिजिटली उन लोगों को ओरिएंट नहीं, उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम नहीं हुआ, तो नहीं होने के कारण उन्हें रिमोटली बच्चों तक पहुंच पाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था मतलब अभी भी पड़ रहा है। शिक्षा विभाग ने बच्चों के प्रति गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाने के दृढ़ संकल्पता का परिचय देते हुए डीजी 7 कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो डीजी 7 का शुरुआत तो आपको याद है कि अप्रैल महीना में ही शुरू हो गया था, 6-7 तारीख को। 11 तारीख से तो बिल्कुल मतलब उसमें कंटेंट आना भी शुरू हो गया था, चाहे कंटेंट जैसा भी हो लेकिन आना शुरू हुआ था। लेकिन इसमें भी बच्चों को डिजिटली एकेडमिक सहयोग प्रदान करने में शिक्षकों ने अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ये हो गया हमारा मतलब पृष्ठभूमि, ठीक है। अब उसके बाद है टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देखिए एकदम साफ साफ नहीं दिख रहा है, बहुत मुश्किल से पढ़ना पड़ रहा है ना। तो आगे देखिए क्या लिखा है। शिक्षा विभाग अपने शिक्षकों के क्षमता वर्धन के लिए समय समय पर कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण का आयोजन करता रहा है। वो तो होता ही है। अभी आपको पता है कि लॉकडाउन से ठीक पहले जो है निष्ठा का प्रशिक्षण चल रहा था विभिन्न प्रखंडों में। तो आगे सुनिए। लॉकडाउन के पूर्व निष्ठा प्रशिक्षण एवं विद्यालय प्रमाणीकरण से संबंधित प्रशिक्षण संचालन किया जा रहा था, जिसे लॉकडाउन की घोषणा के साथ अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। आज भी स्थगित है यदि देखा जाए तो। विभाग शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर क्यों जोर दे रही है, या एक प्रोफेशनली डेवलप्ड शिक्षक कैसे बच्चों को बेहतर तरीके से लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, ये दोनों ही बिंदु चर्चा योग्य हैं। लेकिन जब हम शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारा इशारा कौशलों, भावनाओं, मूल्यों, दूरदर्शिता आदि की तरफ होता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि दीक्षा, निष्ठा आदि प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जा रहा है। शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट का सीधा संबंध बच्चों के लर्निंग आउटकम को बढ़ाने में सहायक समस्त कारकों से है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब एकेडमिक विषयों पर शिक्षकों के समझ विस्तार से है। परिणाम स्वरूप आईसीटी के अंतर्गत आने वाले डिजिटल स्किल्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। देखिए शिक्षकों साथियों, इसमें मूल बात यही लिखा हुआ है कि जब हम लोग प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो विषय आधारित प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो हमारे शिक्षक जो हैं वो विषय आधारित जो भी उनके पास ज्ञान है उससे मतलब वो बच्चों को संप्रेषित करने में तो वो सक्षम है, लेकिन डिजिटली सक्षम है या नहीं है अभी मुद्दा वो है। तो डिजिटली वो अपने पास जो ज्ञान है वो बच्चों तक कैसे भेज सके, उस मुद्दे की अभी बात हो रही है। तो टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि अपेक्षित डेवलपमेंट प्रोफेशनली हो, तभी शिक्षक प्रोफेशनली डेवलप हो पाएंगे। इसके लिए हमें पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल को ठीक से समझना होगा, तब जाकर हम टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट को ठीक से समझ पाएंगे। तो ये मतलब 2 पॉइंट मैंने पढ़ दिया। और पेज नंबर जो 3 है उसके जस्ट नीचे में लिखा हुआ है डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल प्रशिक्षण। साफ साफ पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है मित्रों, लेकिन फिर भी हाल में ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नेतृत्व एवं दिशा निर्देश एवं पिरामल फाउंडेशन के तकनीकी सहयोग से इस कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड राज्य में की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट में शिक्षकों का डिजिटल कौशल का ज्ञानवर्धन करना है। सीधी सी बात है, डिजिटल कौशल का ज्ञानवर्धन करना। प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिजिटल स्किल का होना अति महत्वपूर्ण है एवं अभी कोरोना संक्रमण काल में इसी की महत्ता और भी बढ़ गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं अन्य तकनीकों के उपयोग संबंधी कौशलों को विकसित किया जाएगा। तो पेज नंबर 3 में इतना कुछ है। अब देखते हैं पेज नंबर 4 में क्या है। हाँ मित्रों देखिए आगे का पेज नंबर 4 में है, अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो शिक्षक तकनीकी माध्यम से ही बच्चों को एकेडमिक सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है।
लेकिन एकेडमिक अनुसमर्थन का प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उक्त शिक्षक के पास कितना तकनीकी समझ है। अगर उनके पास बेहतर समझ होगा तो वे अपने बच्चों को विभिन्न माध्यमों से, जैसे गूगल फॉर्म के माध्यम से क्विज करवाना, स्वनिर्मित वीडियो के माध्यम से पढ़ाना, डिजिटली कॉपी चेक करना आदि से सहायता करेंगे। देखिए, बहुत सारे शिक्षकों का आप लोग देखे होंगे कि गूगल फॉर्म में जो है क्विज तैयार करते हैं और अपने छात्रों को भेजते हैं, लेकिन क्या सभी शिक्षक भेज पाते हैं? नहीं भेज पाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि जो शिक्षक गूगल फॉर्म डेवलप करना जानते हैं, क्विज बनाना जानते हैं खुद से, तो बना लेते हैं, जो नहीं बनाना जानते वो नहीं बनाते। और उसी तरह से स्वनिर्मित वीडियो, यदि अपना वीडियो यदि कोई शिक्षक बनाते हैं तो जो बना पाते हैं सो बना पाते हैं, जो नहीं बना पाते हैं तो उनको भी तो बनाने के लिए हमें प्रेरणा तो देनी होगी और सहयोग तो करना होगा। ऐसा नहीं है कि उनके पास ज्ञान की कमी है, ज्ञान तो है, लेकिन थोड़ा सा सहयोग की ज़रूरत है। डिजिटली कॉपी चेक करना, यदि बच्चे मान लीजिए कि अपना किसी पेज में कुछ लिख करके यदि वो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं या किसी भी तरीके से यदि हमें उपलब्ध कराते हैं, तो उसको हम लोग साइन करके तो भेज सकते हैं। बच्चे उसको देखकर खुश हो सकते हैं कि हाँ, हमने जो लिखा उस पर शिक्षक ने इतना मार्क्स दिया। तो ये कैसे संभव है? तो डिजिटली कॉपी जांच करके। लेकिन अभी भी बहुत सारे शिक्षक जो म्यूट अनम्यूट करना, लिंक शेयर करना, प्लेलिस्ट ढूंढ इत्यादि जो तकनीकी समस्याओं का सामना करते हैं। देखिए, जो म्यूट अनम्यूट करने की बात है तो जूम ऐप पे बहुत बार हम लोग शिक्षक लोग जो है वेबिनार आयोजित कर चुके हैं और करते आ रहे हैं, राज्य स्तर का, जिला स्तर का, अपने सीआरसी स्तर का, प्रखंड स्तर का, बहुत सारा। लेकिन बहुत सारे शिक्षकों को म्यूट अनम्यूट करने में असुविधा होती है। उसी तरह से लिंक शेयर करने में भी दिक्कत होता है, प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पाते हैं, है ना। तो ये सब तकनीकी पहलू हैं। तो इन तकनीकी पहलुओं का जैसे ज्ञान होगा तो बच्चों को हम लोग अपेक्षित सहयोग करने में हम लोग सक्षम होंगे। इस प्रशिक्षण में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी मॉड्यूल टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मानकों पर आधारित हैं, जो शिक्षकों को समकालीन आवश्यकताओं को जोड़ते हुए शिक्षकों को तकनीकी, भावनात्मक आदि पक्षों पर प्रशिक्षित करेगा। और वास्तविक बात है शिक्षक साथियों कि जब शिक्षक जो है तकनीकी रूप से यदि दक्ष हो जाएंगे ना, तो उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। उसके आगे का जो कॉलम है, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी यानी पीएलसी। तो पीएलसी शब्द जो है पिछले 6 महीने से हम लोग सुन रहे हैं, और पीएलसी शब्द में को लेकर के हम लोग यही सोच रहे हैं कि जो टीचर वीडियो बना रहे हैं वो पीएलसी ग्रुप के हैं, जो नहीं बना रहे हैं वो नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए अभी हम लोग पीएलसी का भी थोड़ा मतलब समझते हैं। चलिए, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी में इस्तेमाल किए गए मुख्य शब्द लर्निंग कम्युनिटी के शाब्दिक एवं व्यवहारिक अर्थ को समझाने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि यह सीखने वालों का एक सक्रिय समूह है जो एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य पर फोकस करते हुए परस्पर सहयोग से उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से किसी निर्धारित विषय वस्तु की समझ बनाते हैं। चलिए, कितना मतलब सारगर्भित ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे ऐसा समूह जो परस्पर सहयोग से काम करे, ऐसा समूह जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य पर फोकस करे, ऐसा समूह जो कि सक्रिय समूह है ना, और ऐसा समूह जो कि मतलब बच्चों के व्यवहारिक समझ को बढ़ाने में खुद जो है सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो जाए, तो वह हुआ पीएलसी ग्रुप। ठीक है। तो पीएलसी ग्रुप जितना बड़ा होगा, जितने अधिक शिक्षक पीएलसी ग्रुप से जुड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। चलिए आगे। टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अवधारणा को प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के परिप्रेक्ष्य में देखने पर पता चलता है कि दीक्षा एवं निष्ठा जैसे प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य भी शिक्षकों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है। लेकिन शिक्षकों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, इसके लिए आवश्यक एवं बुनियादी शर्त यह है कि शिक्षकों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोफेशनली होना चाहिए। शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट को प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के माध्यम से सहज एवं सरल रूप में किया जा सकता है, लेकिन इस लर्निंग कम्युनिटी का कार्य करने की प्रकृति एवं संरचना प्रोफेशनल होता है। तो आपको साथियों साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ी पढ़ने में कठिनाई तो जरूर है, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। हर शिक्षक को आवश्यकता के अनुरूप एकेडमिक एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाया जा सके, इसलिए छोटे छोटे समूहों में शिक्षकों को बांटकर लर्निंग कम्युनिटी का गठन किया जाएगा। आगे है, जिला स्तर पर भी मास्टर ट्रेनर का एक
पीएलसी प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन किया जाएगा, जिसमें पूरे जिले में गठित पीएलसी के सभी एमटी माने मास्टर ट्रेनर शामिल होंगे। ध्यान रहे कि किसी भी लर्निंग कम्युनिटी में न्यूनतम 30 और अधिकतम 40 से ज़्यादा शिक्षक नहीं होने चाहिए। उदाहरण, यदि एक्स संकुल में कुल 70 शिक्षक हैं तो वहाँ 35 शिक्षकों का 2 लर्निंग कम्युनिटी का गठन किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे बात ऐसी हो रही है कि एक लर्निंग कम्युनिटी में कम से कम 30 टीचर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 40 टीचर होना चाहिए। तो यही है संख्या। और ऐसा भी है कि एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है कि यदि किसी संकुल में यदि कोई सीआरसी में 70 शिक्षक हैं तो उसको 35 करके 2 भाग में बांट देना है। ठीक है, आगे है प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के अंतर्गत समूहों का निर्माण व्हाट्सएप के माध्यम से किया जाएगा। इसके एडमिन संकुल साधन सेवी एवं एमटी संयुक्त रूप से होंगे। तो इसके एडमिन कौन होंगे? एक तो संकुल साधन सेवी होंगे, यानी कि जिसको सीआरपी बोलते हैं, और उसके बाद एमटी यानी कि मास्टर ट्रेनर होंगे। उक्त व्हाट्सएप ग्रुप को संबंधित संकुल के संकुल साधन सेवी को बताना होगा। उक्त व्हाट्सएप ग्रुप को संबंधित संकुल के संकुल साधन सेवी को बताना होगा। सीखना एक सामूहिक प्रक्रिया है, इसलिए अगर अधिगम निर्माण की प्रक्रिया सामूहिक होती है, अधिगम की प्रकृति ठोस होती है एवं अधिगमकर्ताओं के बीच सीखने सिखाने को लेकर सहयोगात्मक संस्कृति का विकास होता है। तो अब सबसे अंतिम पैराग्राफ को देखिए। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के सदस्य प्रतिभागी फोकस ग्रुप। तो यहाँ बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है, पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल प्रशिक्षण के अंतर्गत निर्मित होने वाले प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के द्वारा कक्षा 1 से 12 तक शिक्षण करने वाले शिक्षकों को आच्छादित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा शिक्षक साथियों कि इसमें मतलब ये भ्रम की स्थिति बन जाती है कि कौन टीचर शामिल होंगे, 1 से 8 वाले कि 1 से 10 वाले कि सिर्फ 9-10 वाले कि 9-10-11-12 वाले। तो मैं बता दूं कि इसमें सारे टीचर जो क्लास 1 to 12 1 से 12 तक का शिक्षक शिक्षण देते हैं। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन अलग अलग सार्थक उद्देश्यों से किया जाता है। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल कार्यक्रम के संदर्भ में कर रहे हैं, इसलिए प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के कार्य का प्रक्रिया, योजना आदि सब प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी उद्देश्यों पर निर्भर करता है। और अंत में लिखा हुआ है शिक्षकों का अनुपात। यह कम्युनिटी दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या लिखा हुआ। यह कम्युनिटी सीखने वालों के द्वारा सीखने के लिए बनाया जाएगा, इसलिए इस लर्निंग कम्युनिटी का संचालन सीखने एवं उद्देश्य पूर्ति के दृष्टिकोण से सरल एवं सहज है हर प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी में। उसके बाद पेज नंबर 5 में चलते हैं। हाँ, 1:40 मास्टर ट्रेनर शिक्षक शिक्षिका होंगे। प्रत्येक लर्निंग कम्युनिटी में शामिल शिक्षकों के सहायतार्थ एवं अधिगम प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु शिक्षक समूह में से ही मास्टर ट्रेनर चुने जाएंगे। ठीक बात है। मास्टर ट्रेनर का चयन मानदंड। मास्टर ट्रेनर के लिए विभाग के कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे ऑनलाइन फैसिलिटेट करने में सक्षम हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हैंडल कर लेते हों एवं इसकी समझ हो आदि। शिक्षकों के बीच से ही मास्टर ट्रेनर चुने जाएंगे और मास्टर ट्रेनर के क्षमता वर्धन हेतु समय समय पर तकनीकी एवं एकेडमिक अनुसमर्थन उपलब्ध कराया जाएगा। मास्टर ट्रेनर निष्ठा ज्ञान सेतु के पूर्व प्रशिक्षक हो सकते हैं। मास्टर ट्रेनर के चयन की स्वायत्तता प्रखंड पदाधिकारियों को दी गई है। तो यहाँ मैं बता दूं कि मास्टर ट्रेनर कौन होंगे, ये बात जो लिखा हुआ है। तो मास्टर ट्रेनर के संबंध में लिखा हुआ है कि वो लोग ऑनलाइन फैसिलिटेट करने में सक्षम होने चाहिए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हैंडल कर लेते हो और उस संदर्भ में समझ हो, ये सब बात है। और यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि वे पहले यदि निष्ठा का प्रशिक्षण या ज्ञान सेतु के प्रशिक्षक रह चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावे ये पूर्ण स्वायत्तता दी गई है प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को, यानी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हों या प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी हों, जो भी हों, तो उनको यह स्वायत्तता दी गई है कि वह मास्टर ट्रेनर का चयन। कहने का मतलब ये कि मास्टर ट्रेनर ऐसे लोग चुने जाएं जो कि वास्तव में सहयोग करने में अधिक बढ़ चढ़ करके रुचि ले, यही बात होगा। अब आगे देखिए, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का कार्य संरचना। अब कार्य संरचना क्या है जी?
प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी में प्रयुक्त प्रोफेशनल शब्द से समझा जा सकता है कि यह लर्निंग कम्युनिटी पूर्व निर्धारित मानकों जैसे योजनाबद्ध कार्यप्रणाली, समयबद्धता, डिजिटल माध्यम आदि के माध्यम से अपने कम्युनिटी के शिक्षकों का क्षमतावर्धन करेगा। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी अग्रलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कार्य करेगा। कौन कौन बिंदु है? डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित होने वाला एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। कार्यक्रम के रूपरेखा के अनुसार इसका संचालन मार्च 2021 तक किया जाना है। मार्च 2021 तक यह होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर समयावधि का विस्तार किया जा सकता है। समयावधि मतलब पीरियड और भी बढ़ सकता है। इस कार्यक्रम में शिक्षकों प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के माध्यम से प्रत्येक दिन 2 घंटे अथवा प्रत्येक सप्ताह में 6 घंटे प्रशिक्षित किया जाएगा। शिक्षकगण अपने लर्निंग कम्युनिटी के समय सारणी का निर्धारण मास्टर ट्रेनर के मदद से कर सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम के रूपरेखा एवं विभाग के सहमति के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को 80 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा शिक्षक साथियों कि ये सप्ताह में 6 घंटे की बात हो रही है। सप्ताह में 3 दिन और 6 घंटे की बात हो रही है। प्रत्येक दिन 2 घंटे अथवा प्रत्येक सप्ताह में 6 घंटे, लेकिन ये टोटल ट्रेनिंग जो है वो 80 घंटे का है। 80 घंटे का प्रशिक्षण है। अब आगे देखिए, प्रशिक्षण सामग्री क्या है जी? शिक्षकों के प्रशिक्षण के गुणवत्ता एवं सहजता प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण सामग्री को अलग अलग मॉड्यूल में विभाजित किया गया है। मॉड्यूल विकसित करने में टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रशिक्षण के सभी मानकों को ध्यान रखा गया है। यह मॉड्यूल दीक्षा ऐप पर भी उपलब्ध होगा एवं दीक्षा ऐप पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसका जो मॉड्यूल है वो दीक्षा ऐप पर उपलब्ध हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि नहीं होगा तो इसका सीधा मतलब है कि ये लिंक आएगा और लिंक मास्टर ट्रेनर के पास में आएगा और फिर वो अपने शिक्षक साथियों के बीच उसको जो है ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। शिक्षकों के कार्य प्रणाली में डिजिटल उन्मुखीकरण लाने हेतु सभी मॉड्यूल सॉफ्ट कॉपी संस्करण में ही उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे शिक्षक कभी भी और कहीं भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही सामग्री यूट्यूब पर भी उपलब्ध होगा। बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब पर उपलब्ध होगा। शिक्षक के क्षमतावर्धन हो रहा है अथवा नहीं, इसका आकलन करने हेतु प्रत्येक मॉड्यूल में प्री एवं पोस्ट टेस्ट की व्यवस्था की गई है। प्री टेस्ट भी होगा, पोस्ट टेस्ट भी होगा। प्री और पोस्ट टेस्ट शिक्षक एवं मास्टर ट्रेनर दोनों को ही प्रशिक्षण को प्रभावी एवं रोचक बनाने में मदद करेगा। प्री एवं पोस्ट के माध्यम से राज्य एवं जिला शिक्षकों के प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित समझ का आकलन करने में सक्षम हो पाएंगे। अब है प्रशिक्षण का प्रारूप। चूंकि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है, इसलिए प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के माध्यम से पूरा प्रशिक्षण ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन मीटिंग के लिए जूम, गूगल मीट अथवा लर्निंग कम्युनिटी के सदस्यों के सहमति से कोई अन्य मीटिंग एवं उपयोग में लाया जा सकता है। देखिए, अभी तक तो जूम का मीटिंग हम लोग कई बार आयोजित कर चुके हैं, गूगल मीट पे भी कर चुके हैं। तो जो ऑनलाइन मीटिंग होगी वो मतलब ज़्यादातर गूगल जूम पे या गूगल मीट पे और या किसी और पे हो सकती है, लेकिन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जूम ऐप को व्यवहार में लाने हेतु सुझाव दिया जाता है। तो ठीक है, हम लोग जूम पे ही करेंगे। और सारे शिक्षक जो हैं वो जूम तो डाउनलोड कभी ना कभी किए ही होंगे। बस यही है कि अपने मोबाइल से उसको उड़ाइए मत और उसको हमेशा अपडेट रखिए। राज्य में बहुत गांव होंगे जहां पर नेटवर्क की पहुंच नहीं हो अथवा नेटवर्क का उतार चढ़ाव ज़्यादा होने के कारण उपयोग संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता होगा। वैसे रिमोट इलाकों के लिए ऑनलाइन मोड में लर्निंग कम्युनिटी काम करेगा, ऑफलाइन मोड में लर्निंग कम्युनिटी काम करेगा। इनके बारे में विस्तार से समझने के लिए अपने मास्टर ट्रेनर से संपर्क करें। रिमोट एरिया में रहने वाले अथवा शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षक मॉड्यूल के दीक्षा पर उपलब्ध रहने की स्थिति में उन्हें एक बार ही नेटवर्क जोन में जाने की आवश्यकता होगी। वे नेटवर्क जोन में जाकर मॉड्यूल को डाउनलोड कर देंगे, उसके बाद उसका लाभ ले सकते हैं। तो इस बात को शिक्षक समझ पाए होंगे जरूर। अब आगे देखिए। अब आगे, एक स्किल्ड शिक्षक ही बच्चों के सीखने के गुणवत्ता को बढ़ाकर जिले में सकारात्मक शैक्षिक माहौल का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए जिले के सभी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। इस प्रशिक्षण के महत्ता को देखते हुए जिला एवं प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों का निम्नलिखित अनुसरवन एवं अनुसमर्थन अपेक्षित है। इसका मतलब इसमें अनुसरवन भी होगा, अनुसमर्थन भी होता रहेगा।
प्रखंड में 100% प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन, शिक्षक समुदाय से ही निर्धारित मानकों के आधार पर मास्टर ट्रेनर का चयन एवं सूची को राज्य को प्रेषित करना, मॉड्यूल का योजनानुसार निष्पादन करवाना आदि चीजें प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के मुख्य दायित्व होंगे। संकुल साधन सेवी अपने संकुल के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होते हैं अथवा अपने संकुलाधीन शिक्षकों का क्षमतावर्धन संकुल साधन सेवियों के अन्य जिम्मेदारियों में से एक है। इसलिए संकुल साधन सेवियों को अपने संकुल में ससमय प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन, मास्टर ट्रेनर को चिन्हित करना एवं प्रखंड को अनुशंसा करना, लर्निंग कम्युनिटी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाना एवं उसमें सभी शिक्षकों एवं मास्टर ट्रेनर को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना आदि दायित्वों का ससमय निष्पादन करना होगा। जिला स्तरीय प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के निर्माण की जिम्मेदारी जिले के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखंडाधीन विद्यालयों के शिक्षकों का पीएलसी का निर्माण की जिम्मेदारी प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के गठन के संदर्भ में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बात की जाए तो जिला स्तरीय पदाधिकारी पूर्व कार्यक्रम का नेतृत्व और मार्गदर्शन कर रहे होंगे। साथ ही जिला स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में इसे भी एजेंडा के रूप में शामिल कर प्रगति की समीक्षा करेंगे। समीक्षा एवं मॉनिटरिंग में पिरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। अब अंतिम जो पैराग्राफ है उसको देखते हैं हम लोग। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव श्री राहुल सिन्हा भारतीय प्रशासनिक सेवा की अध्यक्षता में आयोजित वेबिनार के माध्यम से डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल प्रशिक्षण का विधिवत उद्घाटन किया गया। जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के लिए डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया भारतीय प्रशासनिक सेवा की अध्यक्षता में कई राउंड वेबिनार का आयोजन किया गया। इसका मतलब है कि राज्य स्तर पर इस पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम हो चुका है। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 1368 दिनांक 26/8/2020 माने 26 अगस्त 2020 को निर्गत पत्र के अनुपालन में सभी जिलों में रामगढ़ को छोड़कर पिरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधियों द्वारा मास्टर ट्रेनर और शिक्षकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्मुखीकरण कार्यक्रम में डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से बताया गया और साथ में लाइव वेबिनार बेस्ड टीचिंग मॉड्यूल पर प्रतिभागियों का समझ विस्तार भी किया गया। सभी प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण के उद्देश्यों एवं प्रक्रियाओं की सराहना की एवं इस प्रशिक्षण को शिक्षकोपयोगी बताया। आगामी योजना में सभी स्कूलों में निर्धारित मानकों का पालन करते हुए प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन किया जाना है। मास्टर ट्रेनर का चयन कर सूची को राज्य को प्रेषित किया जाना है। गठित प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के माध्यम से पहला मॉड्यूल को मास्टर ट्रेनर के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाना है। सबसे पहले जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर का पीएलसी का निर्माण करना एवं उनका उन्मुखीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए मास्टर ट्रेनर को चिन्हित कर सूची जिला को उपलब्ध करवाना है। सूची तैयार करते हुए एक्सेल फाइल का लिंक प्रखंड कार्यालय को मेल कर दिया जाएगा। समाप्त। तो इस प्रकार से जो है वो समूचा लेटर और इसके साथ ही लेटर के साथ में जो अवधारणा पत्र था उसे भी मैंने पढ़कर सुना दिया। तो पढ़ने में थोड़ा अस्पष्ट है और व्हाट्सएप पे आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए शिक्षक साथियों। और आप DFS यानी डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल और साथ में FRL यानी कि फैसिलिटेटिंग रिमोट लर्निंग, इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और यदि नहीं समझे होंगे तो एक बार और सुन लीजिएगा। और कुल मिलाकर के यही समझिए कि हम लोगों को डिजिटली फैसिलिटेट किया जा रहा है। हमारे स्किल डेवलपमेंट, हमारे स्किल के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों का ओरिएंटेशन होगा। और अभी वर्तमान में 4 मॉड्यूल पे हम लोगों को काम करना है। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।